नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हमें पता है हमें बच्चे का क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हमें बच्चे की करनी है। हमें बच्चे का हर क्षेत्र में विकास करना है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, नैतिक हो। हमें बच्चे को हर तरीके से उसका विकास करना है ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। तो संज्ञानात्मक विकास वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे पियाजे जी की थ्योरी वगैरह हम पढ़ चुके हैं ना संज्ञानात्मक विकास में, मानसिक कोग्निटिव थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नैतिक विकास के बारे में। देखो, नैतिक विकास क्या है, अगर हम बच्चे को बड़ा कर दें, उसका शारीरिक विकास भी हो जाए, उसका मानसिक विकास भी हो जाए, लेकिन अगर उसके अंदर नैतिक गुण नहीं है तो अपराधी भी तो बन सकता है या गलत रास्ते पर जा सकता है। तो फिर उसका वो मानसिक विकास और शारीरिक विकास क्या है, वहीं का वहीं रह जाएगा, कोई काम नहीं होगा उसका। तो इसलिए हमें बच्चे के अंदर क्या करना है, नैतिक विकास भी करना है। और इसी नैतिक विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया था, कोलबर्ग जी ने दिया था। देखिए, कोलबर्ग एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है कि कोलबर्ग कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट। क्लियर है, सबसे पहले नाम से ही चलते हैं। कोलबर्ग नाम था मनोविज्ञान का, नैतिक विकास क्या मतलब होता है, नैतिक विकास का, मोरल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, जो हमें सही या गलत का फैसला बताए कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, जो हमें राइट और रॉन्ग के बारे में बताए, हमें गलत रास्ते पर ना जाने दे। जो हमारे समाज ने हमारे लिए मानक तैयार कर रखे हैं, हम उन रास्तों पर चलें। ठीक है, तो मोटे तौर पर बोलूं, नैतिक विकास का क्या मतलब होता है, जो हमें सही या गलत का फैसला करवाए, उसे हम नैतिक विकास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो देखिए, कोलबर्ग जी ने अपनी थ्योरी को 3 हिस्सों में बांटा है। 3 हिस्सों में कैसे बांटा है, उन्होंने कहा कि जो नैतिक विकास है ना, वो बहुत सारे बच्चों में उम्र के हिसाब से सेम होता है। पहली बात तो इन्होंने एक बात कही कि जब भी बच्चा कोई जन्म लेता है, जन्मजात बच्चे के अंदर कोई भी नैतिक विकास नहीं होता है। नैतिक विकास नहीं होता। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर ना नैतिक गुण होते हैं ना अनैतिक गुण होते हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट होता ही नहीं है, शून्य होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा क्या है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, वैसे ही उसके अंदर गुण आने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही नैतिक गुण उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बच्चे जब जन्म लेता है तो उसके अंदर नैतिक विकास होता है, नहीं होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, शून्य होता है, क्या होता है, जीरो नैतिक। वो नैतिक भी नहीं होता, अनैतिक भी नहीं होता। ठीक है, तो आगे देखिए, कोलबर्ग जी ने क्या कहा कि है ना, उम्र के हिसाब से ना बहुत सारे गुण क्या होते हैं, सेम होते हैं। चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, कौन से भी देश में चले जाओ, बहुत सारे एज के हिसाब से गुण सेम होते हैं। तो इसी हिसाब से इन्होंने उम्र के हिसाब से 3 हिस्सों में इन्होंने अपनी थ्योरी को बांट दिया। ठीक है, 3 स्टेजेस में बांट दिया, 3 सत्रों में अपनी थ्योरी को बांट दिया, 3 लेवल पर बांट दिया। कौन कौन से पे, पहला है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल प्राक, पहले है ना, प्री का मतलब पहले ही तो होता है, प्राक रूढ़िगत, कन्वेंशनल रूढ़िगत, और पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर, यानी कि बाद का, उत्तर रूढ़िगत, है ना। इन 3 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया। किस हिसाब से बांटा है, उम्र के हिसाब से बांटा है कि इस उम्र के बच्चे ना सेम सेम सी चीज करेंगे, नैतिक मूल्यों में सेम सेम से होंगे। देखिए, इन्होंने ग्रुप बना लिए 3। कौन कौन से, एक तो 4 साल से लेकर 10 साल के बच्चों का इन्होंने ग्रुप बना लिया। ठीक है, और उस ग्रुप का नाम रख दिया इन्होंने प्राक रूढ़िगत, प्री कन्वेंशनल स्टेज। कौन कौन सा एज, इसमें 4 से लेकर 10 साल के बच्चे इसके अंदर रख लिए। दूसरा उन्होंने लिया कन्वेंशनल लेवल, रूढ़िगत स्तर जिसको बोलते हैं, इसमें इन्होंने लिए 10 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे। ठीक है, एक अलग से ग्रुप बना लिया इन बच्चों का। उसके बाद जो 13 साल से बड़े हो गए थे, उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया इन्होंने, और उसका नाम रख दिया उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, ये ग्रुप क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वालिटी क्या होती है, बच्चों में सेम होती है, मोस्टली गुण क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, इसको हम पहले एक कहानी के माध्यम से समझेंगे।
और आप बताना उसमें से क्या सही है क्या गलत है। देखो कोलबर्ग जी ने क्या किया, 20 सालों तक है ना बहुत सारे बच्चों का साक्षात्कार किया, इंटरव्यूज लिए, और 20 सालों में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बहुत सारे गुण है ना सेम उम्र के बच्चों में सेम होते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये चीज़ हमें कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की। कोलबर्ग जी ने क्या कहा कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था। किस नाम का व्यक्ति था? हिंज नाम का व्यक्ति था, और उसकी क्या थी, वाइफ बीमार थी, उसको एक अलग टाइप का कैंसर था, और जो उस कैंसर की जो दवाई है ना वो कहीं नहीं मिल रही थी, सिर्फ एक ही दवाई वाले के पास वो मिल रही थी, और कहीं पे भी नहीं थी वो। ठीक है, तो अब उसकी वाइफ मर रही है उधर, तो वो तो दवाई लेने जाएगा, तो वो क्या दवाई वाले के पास है, दवाई लेने के लिए पहुंच गया। अब क्योंकि दवाई वाले को भी ये बात पता थी कि दवाई किसी और के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है, तो उसको लगा क्यों ना तू भी पैसे कमा ले। तो उसने क्या कहा, वो दवाई जहाँ पर 100 रुपये की आनी थी वो उससे 1000 रुपये मांगने लग गया एक तरीके से, मतलब उससे बहुत ज़्यादा उसने डिमांड की कि मैं तो ज़्यादा पैसों में दवाई दूंगा। अब लेकिन हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे, वो इतना अमीर था नहीं। अब वो वापस से आ गया, अब वापस से आ गया तो उसके दिमाग में एक बात है, अगर तू खाली हाथ चला गया तो तेरी वाइफ मर जाएगी बिना दवाई के। ठीक है, वो या तो अपनी वाइफ को मरने देता, या फिर एक काम हो सकता है, जब रात को ये दवाई वाला जब घर पे चला जाएगा तो चोरी कर लेना इस दवाई को। दो चीजें हो गई, या तो वो क्या करता दवाई को चोरी कर लेता, या फिर चुपचाप अपने घर पर जाकर बैठ जाता और अपनी वाइफ को मरने देता। ठीक है, तो आप बताओ उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई उसको, हिंज को क्या हो गई, कंफ्यूजन हो गई कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इसको हम बोलते हैं मोरल डायलेमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोरल डायलेमा। ठीक है, यानी कि नैतिक दुविधा, दुविधा में फंस गया है वो। हिंज क्या है, दुविधा में फंस गया है कि मैं क्या करूं, चोरी करूं या अपनी वाइफ को मरने दूं, क्योंकि पैसे तो उसके पास इतने हैं नहीं। ठीक है, तो एक यहाँ पर क्वेश्चन है ये आया हुआ है कि नैतिक दुविधा क्या होती है, मोरल डायलेमा क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान गलत और ठीक का फैसला नहीं कर पाता है, वो एक दुविधा में रहता है। जैसे यहाँ पर हिंज फंस गया, वो एक कंफ्यूजन में है। किसमें है वो, कंफ्यूजन में है। देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक तो मोरल डायलेमा। ठीक है, अब वो रात को बैठकर सोचता रहा, लेकिन उसे अपनी वाइफ नहीं देखी गई दुखी, उसने एक फैसला कर लिया। ठीक है, उसने एक फैसला कर लिया कि नहीं मैं तो चोरी करूंगा और अपनी वाइफ को बचाऊंगा। तो किसी फैसले पर पहुंच गया ना, तो जिस फैसले पर पहुंचा ना उसको हम बोलते हैं रीजनिंग, मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कना, है ना, नैतिक तर्कना हम इसको बोलते हैं। यानी कि उसने अपना मानसिक संक्रियाओं का प्रयोग किया, अपने दिमाग का उसने यूज किया। ठीक है, और वो किसी न किसी फैसले पर पहुंच गया। ठीक है, उसने रीजनिंग की, उसने तर्कना की, दिमाग लगाया और किसी न किसी फैसले पर पहुंच गया। तो जब वो किसी फैसले पर पहुंच जाता है, डिसीजन ले लेता है। ठीक है, क्या कंफ्यूजन में नहीं है, अभी प्रॉपर उसने डिसीजन ले लिया, भाई मुझे चोरी करनी है तो करनी है, मुझे अपनी वाइफ बचानी है, तो किसी न किसी डिसीजन पे पहुंच गया, तो इसको हम बोल देंगे मोरल रीजनिंग। दो टर्म है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बोला है कि नैतिक दुविधा, जिसको बोलते हैं नैतिक दुविधा, स्पेस नहीं था तो मैं इनको नहीं लिख पाई ढंग से। ठीक है, फर्स्ट नैतिक दुविधा था और दूसरा था नैतिक तर्कना। दोनों डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। एक आपकी नैतिक दुविधा, दुविधा में कोई इंसान ठीक है फैसला नहीं कर पा रहा, कंफ्यूजन में है, और दूसरा है नैतिक तर्कना यानी कि मोरल रीजनिंग। अब उसने डिसीजन ले लिया है। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आया होगा, और ये पूछे गए हैं, इन दोनों में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट ही आते हैं ये। ठीक है, तो लिख लेना इसको। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो अब भाई साहब वो एक फैसले पर पहुंच गया और उसने क्या किया, चोरी करने की कोशिश की। ठीक है, अब देखो क्या क्या होगा। अगर आप ये बात छोटे बच्चे को सुनाओगे ना ये वाली स्टोरी, तो बताओ 4 से 10 साल का बच्चा क्या क्या सोचेगा, अरे उसने तो बड़ा गलत कर दिया, पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, पुलिस उसको पिटेगी मारेगी, यही तो बोलेगा ना। ठीक है, तो देखिए इसीलिए इन्होंने अलग अलग ग्रुप में बांटा है। अब 10 से 13 साल के बच्चे की अलग बात मिलेंगी। ठीक है, और 13 साल से ऊपर का बच्चा उसकी अलग बात मिलेंगी, है ना। यहाँ पर क्या है, बच्चा ये सोचेगा कि
यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मारेगी, पिटेगी। यहाँ पर बच्चा फिर भी थोड़ा समझने लग जाएगा कि नहीं भाई उसकी वाइफ भी मर रही थी। तो देखिए कोलबर्ग जी ने 3 स्टेजेस में बांट दिया उम्र के हिसाब से, और ये उम्र के हिसाब से ना हर एक बच्चे, मतलब ये यूनिवर्सल है, एक सार्वभौमिक उम्र बता दी उन्होंने कि इतने इतने उम्र के बच्चे मोस्टली सेम ऐसे ही नैतिक स्तर पर होते हैं। देखिए पहली अवस्था 4 से 10 साल, अगली 10 से 13 साल, अगली हमारी होगी 13 प्लस का बच्चा हो गया। नाम रख दिए प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत, है ना, पहले का फिर रूढ़िगत फिर बाद का रूढ़िगत। अब इनको भी इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। 2 तरीके का बिहेवियर करेगा, 2 तरीके का व्यवहार करेगा इस उम्र में बच्चा। एक तो क्या होगा, दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, नाम है स्टेजेस का ही, क्योंकि ऐसा ही काम करेगा तो इसी हिसाब से उसका नाम भी ऐसा ही रख दिया, इस लेवल का इस स्टेज का नाम ही यही रख दिया, इतना बड़ा, दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। नाम से भी पता लग रहा होगा आपको, बच्चा क्या होगा यहाँ पर, दंड, दंड से डरेगा और आज्ञाकारिता का पालन करेगा, आज्ञाकारिता उन्मुक्ता करेगा, यानी कि आज्ञाकारिता का पालन करेगा यहाँ पर बच्चा। देखो यहाँ पर क्या है, बच्चे को बड़ा डर होगा कि हमें क्या है, अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमारी पिटाई हो जाएगी, हमें डांट पड़ेगी, हमें मार पड़ेगी। और यहाँ पर बच्चा क्या है, ज्यादातर आज्ञाकारी होता है डर की वजह से। इस वाली स्टेज में जैसे अगर मैं हिंज के मामले में लूँ और बच्चों से सेम स्टोरी पूछी जाए तो बच्चे क्या कहेंगे कि अरे वो तो जेल हो जाएगी उसको, अब तो वहाँ पर पुलिस उसको पीटेगी। तो ये क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है, नाम से ही पता लग गया होगा। और क्वेश्चन ऐसे ही आता है, दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्ता में बच्चा क्या करता है, तो दंड और दंड से दूर भागने की कोशिश करता है, पनिशमेंट से दूर भागने की कोशिश करता है, और आज्ञाकारिता का क्या है, पालन करता है डर की वजह से, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, 2 तरीके के नैतिक विकास हो रहा है, एक तो इस तरीके से करेगा, दूसरा साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। साधनात्मक, साधन, इंस्ट्रूमेंट, साधनात्मक भी मिल सकता है या यांत्रिक भी यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, यांत्रिक। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स ओरिएंटेशन, यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, नाम से पता चल रहा है। साधन, साधनात्मक का मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चा क्या होगा, अदला बदला में का भाव रखेगा, जैसा तू करेगा वैसे ही मैं करूंगा। अगर किसी, आपने देखा कोई बच्चा एक को मार के भाग लेता है ना, तो दूसरे को जिसको मार के भागा ना, चाहे उसको कितने राउंड लगाने पड़ जाए, उस दूसरे बच्चे के पीछे जो मार के भागा, मार के एकदम लेगा, ठीक है। उसके माइंड में वो बात सेट हो गई है कि ये तेरे को मार के भागा है, जब भी उसको मौका मिलेगा वो मारेगा दूसरा बच्चा, ठीक है। अगर किसी एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो उसको ये है कि मैं भी इसकी तोड़ूंगा, मैं भी इसकी पेंसिल तोड़ूंगा। तो यहाँ पर क्या अदला बदला का भाव होता है, जैसा करेगा वैसा ही मैं करूंगा, जैसे को तैसा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं हिंज की स्टोरी बताऊं तो यहाँ पर बच्चा क्या सोचेगा, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता में क्या फायदा हुआ, हिंज को चोरी करके जेल में चला गया, उसने चोरी की, पुलिस उसको पकड़ के लेके चले गई, जेल में गया, तब तक वो आएगा, तब तक तो उसकी वाइफ वैसे भी मर जाएगी, है ना। तो यानी कि उसको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, यानी कि उसको चोरी करने का क्या कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ, वो जेल में जाएगा, उसकी वाइफ मर जाएगी, ठीक है, दोनों सेम सेम हो गए। तो यहाँ पर क्या सेम सेम भावना होती है, अदला बदली की भावना होती है, जैसे को तैसा। आइए बात समझे, परिकन्वेंशन को हमने 2 भागों में बांटा है, नाम जैसा बच्चा बिहेव करता है ना वैसा ही नाम रख रखा, बिल्कुल, दंड व आज्ञाकारिता का पालन करेगा, और दूसरा हमारा है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, ठीक है। मेन क्वेश्चन यहाँ पे एज का भी आता है कि साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता में बच्चा कितने साल का होता है, तो 4 से 10 साल का, अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको 4 से 10 साल पे टिक करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब 10 साल से बच्चा क्या होगा, बड़ा हो गया है, अब बच्चा क्या है 13 साल तक के बच्चे की हम बात करेंगे, 10 साल से थोड़ा बड़ा हो गया है और 13 साल तक के बच्चे की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर पता क्या होता है, बच्चे में 2 नैतिक गुण फिर से आ जाते हैं, कौन कौन से, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का गुण, नाम से इस सारी ना नाम से ही चल रहे हैं ये सब कुछ, गुड बॉय गुड गर्ल, ऐसी फीलिंग। आपने देखा होगा जब 10 साल के करीब बच्चा होता है ना, 10-11 साल का, वो ना हर चीज दूसरे की नजरों में आने की कोशिश करता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जैसे स्कूल में या घर पे कि सब मेरी प्रशंसा करें, एप्रिसिएशन का भाव यहाँ पर हो जाता है,
ठीक है, कि सब मेरे को अच्छा बोले कि ये तो बच्चा बड़ा अच्छा है, गुड बॉय है, गुड गर्ल है, ऐसा बच्चा बनना चाहता है, ऐसा उसके अंदर नैतिक विकास होता है। अब सेम स्टोरी हिंज की अगर यहाँ पर सुनाई जाए तो यहाँ पर बच्चा पता क्या बोलेगा कि नहीं, वो गुड बॉय तो नहीं था, उसने क्या चोरी कर ली भाई, अब वो अपराधी बन गया, अब सब दुनिया वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस एज में बच्चा क्या है, क्या कर रहा था, यहाँ पर उसका नैतिक विकास था ही नहीं इतना। ठीक है, यहाँ पर जो नैतिक विकास होगा ना वो दूसरों को देख कर होगा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा क्या होगा नैतिक गुण, लॉ एंड ऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा होगा, कानून व व्यवस्था। यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात होगी, जैसे अगर मान लो रेड लाइट है, अगर आपने बच्चे को बता रखा है कि बेटा रेड लाइट हो ना तो हमें ना गाड़ी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहीं पर जा रहे थे, जल्दबाजी में थे, अगर उसके पापा वगैरह जो भी गाड़ी चला रहा है उस रेड लाइट को क्रॉस करने की कोशिश करेगा ना तो बोलेगा कि नहीं नहीं ये अपना गलत कर रहे हो, हमें रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करेगा। ठीक है, जो नियम उसको बता दिए ना उनका वो पालन करेगा। तो कानून व व्यवस्था उन्मुखता का यहाँ पर क्या करेगा, वो पालन करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हिंज के बारे में वो क्या सोचेगा कि नहीं भाई कानून की नजर में तो गलती हुआ ना, उसने गलती किया ना। ठीक है, उसने लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किए। अगला देखिए, अगला है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर रूढ़िगत नाम रख दिया इन्होंने इस वाली स्टेज का। जब बच्चा 13+ का हो जाता है, देखो जैसे जैसे 13+ का जब बच्चा हो जाता है तो काफ़ी मैच्योर हो जाता है, वो 8th क्लास तक में आ जाता है बच्चा। ठीक है, 9th 8th 9th इस तरीके से बच्चा हो जाता है, तो काफ़ी कुछ समझने लग जाता है, अपने इर्द गिर्द देखता है, उसके अंदर खुद भी सोचने समझने की शक्ति पैदा हो जाती है। यहाँ पर तो बच्चा क्या है, बिल्कुल ही अपना इतना यूज नहीं कर रहा था नैतिक विकास का, यहाँ पर दूसरों को दिखाने के लिए यूज कर रहा था कि सब मुझे अच्छा बोले अच्छा बोले। यहाँ पर क्या है, वो क्या करेगा, कुछ समझने लग जाएगा, उसके अंदर इंटरनली भाव हो जाएगा। क्या, पहला देखो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि वो लोगों के कल्याण के बारे में, एक समुदाय के बारे में, बहुत ज्यादा जो बहुसंख्यक लोग होते हैं उनके कल्याण के बारे में सोचना शुरू कर देगा। अब वो थोड़े से ग्रुप में नहीं रहा, अब सब ग्रुप क्या हो गया, बड़ा हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हिंज की स्टोरी इस बच्चे को सुनाई जाए यहाँ पर इस एज में, तो क्या बोलेगा कि बच्चे ने क्या है, पूरे ग्रुप से रिस्पेक्ट खो दिया, अब उसको ना कोई भी इज्जत नहीं देगा, उसका दोस्त ना साथी कोई भी उसको इज्जत ही नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे वाला भाव उसके मन में होगा, क्योंकि अब बच्चा क्या पूरे लोगों के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में, समुदाय के बारे में सोचने लग गया है कि क्या ठीक है क्या गलत है। उसके बाद एक आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। अब यहाँ पर बच्चा ना बिल्कुल ये लगा लो, इस स्टेज तक पहुँचने में ना सिर्फ 25% ही लोग इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं। 25% भी ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मोस्टली बुक में 25% ही लिख रखा है, इसलिए मैंने बता दिया। अब बच्चे क्या है, अपने इंटरनल नॉर्म्स का यूज करने लगते हैं, अपने आंतरिक, अपने मन की आवाज़ यहाँ पर सुनने लग जाते हैं। जैसे मान लो हिंज ने चोरी की तो हमारे अंदर नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी ज़िंदगी में कितने ही कष्ट आ जाएं, हमें ईमानदारी नहीं छोड़नी थी। ठीक है ना, तो हालांकि ऐसे होते बहुत कम हैं दुनिया में, तो इसीलिए इस स्टेज का नाम रखा गया है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें क्या है, नीतियों पर रहना है। ठीक है, हमें सार्वत्रिक, सब जगह, कैसी भी सिचुएशन हो, सारी जगह हमें क्या रहना, अपनी नीतियों पर ही रहना है, हमें गलत करना ही नहीं है। और ये मोस्टली आपने देखा हो, जो महात्मा वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े, यही ज़्यादा इन चीज़ों पर टिक पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनकी स्टोरी बताई जाए तो बच्चे क्या बोलेंगे कि उसे ईमानदारी का पालन करना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाता। ठीक है, तो ये यहाँ तक 25% ही पहुँच पाते हैं। तो क्विक से एक बार ना फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग जी ने दिया था। ठीक है, कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इन्होंने उम्र के हिसाब से, बच्चों की उम्र के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया। प्री कन्वेंशनल, पहले वाली कन्वेंशनल, रूढ़िगत कन्वेंशनल यानी कि रूढ़िगत, और बाद वाली रूढ़िगत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल। 3 हिस्सों में बांट दिया उम्र के हिसाब से बच्चों को। ठीक है, अब जो 3 हिस्सों में बांटा था उसको भी आगे 2-2 हिस्सों में बांट दिया। अब नीचे आगे टोटल कितने हिस्से हो गए, ये नीचे यहाँ पर आकर टोटल कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6, नीचे यहाँ पर हो गए 6 हिस्से।
इनको हम बोलेंगे लेवल या सतर, हम इसको बोल सकते हैं। इनको हम बोलेंगे उप सतर यानी कि सब लेवल, ठीक है ना। लेवल को भी छोटे हिस्सों में बांटना, सब लेवल। क्वेश्चन ऐसे आता है, कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? तो अगर डायरेक्ट 3 आया तो 3 पर टिक करना है, अगर उप स्तर पूछा जाए तो 6 आपको टिक करना है, ठीक है। हो गया। एज पूछी जाएगी तो ये ध्यान रखना, ये होती है हमारी प्री कन्वेंशनल होती है 4 से 10 साल, कन्वेंशनल होती है 10 से 13 साल, पोस्ट कन्वेंशनल होती है 13+ के बच्चे। इनके दो हिस्से कर दिए, नाम से ही सब कुछ आपको पता लग जाना चाहिए। पहला दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, दंड से डरेगा बच्चा, आज्ञा का पालन करेगा। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, साधनात्मक इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट से आप इसको याद कर सकते हो। कोई भी, जैसे ये भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, अगर बच्चा क्या है किसी की पेंसिल तोड़ेगा, पेन तोड़ेगा, दूसरा बच्चा भी जिद में आकर तोड़े ही तोड़ेगा, ठीक है। जैसे को तैसा वाला भाव इसमें होगा। उसके बाद है अच्छा लड़का लड़की बनने का गुण आ जाएगा कन्वेंशनल एज में, ठीक है, कि सबके सामने मुझे प्रशंसा मिले, इस ऐसा भाव बच्चे में होता है। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। यहाँ पर देखिए अगला है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर रूढ़िगत, 2 भागों में फिर से बांट दिया। सामाजिक अनुबंध और उन्मुक्ता, समाज, नाम से पता चला समाज से अनुबंध हो गया, समाज से जुड़ गया है बच्चा, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचने लग गया है। सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत, जहाँ पर जाओ नीति का पालन करो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, यहाँ पर बच्चे के अंदर आंतरिक मानक पैदा हो जाते, खुद की फीलिंग से वो सोचने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर सिर्फ डर से कर रहा है बच्चा, यहाँ पर दूसरों को देख के कर रहा है, और यहाँ पर खुद से अपने अंदर की आवाज सुनकर बच्चा कर रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझिए। अच्छा, इसके ना आलोचना भी हुई थोड़ी सी ना, जो कोलबर्ग जी थे इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई। मेन 2 चीजों पर हुई। एक तो जेंडर बाइस, जेंडर यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं, है ना। कैरोल जी जो थे, कैरोल जी जो थे, उन्होंने क्या बोला कि ये तो इन्होंने ना जैसे जेंडर की बात कर दी, क्योंकि क्या है अलग अलग होता है। अगर वहाँ पर अगर आदमी है तो उसकी फीलिंग्स अलग होंगी, उसके इमोशंस अलग होंगे, और लड़की अगर वहाँ पर होगी तो उसके इमोशंस अलग होंगे। लड़के फिर भी क्या होते हैं, थोड़े समाज वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और लड़कियाँ जो होती हैं वो थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर ज़्यादा सोचती हैं, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर क्या है लैंगिक पूर्वाग्रह की बात हो रखी है। दूसरा ये बोला कि आपने जो बोला है ना वो बहुत कुछ है ना संस्कृति पर भी डिपेंड करता है। आपने तो बिल्कुल यूरोप, क्योंकि अमेरिका के थे, यूरोपियन कल्चर से थे, आपने तो यूरोपियन कल्चर की बात की है। जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही हो, संस्कृति का भी अलग अलग योगदान होता है, सबकी संस्कृति अलग अलग होती है, सबका कल्चर अलग अलग होता है। तो 2 चीज़ों पर यहाँ पर इनकी आलोचना हुई है, ठीक है। मेन जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब इसी में ना हम एक और थ्योरी करेंगे, बिल्कुल छोटी सी है, 2-3 मिनट की है, तो मैं इसी में करवा देती हूँ, अलग से करने की कोई जरूरत है नहीं उसको ना। आपने एक तो बड़ा पढ़ा होगा प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना। मेंटली तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि उन्होंने दिमाग के ऊपर अपना क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा सिद्धांत है ना नैतिक विकास पर भी दिया था, बिल्कुल छोटा सा दिया था, ठीक है। प्याजे जी का, प्याजे का, अब ये राइटिंग देख लेना टेढ़ी मेढ़ी जा रही, नैतिक, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जल्दी से करा दूँ बस। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने भी दिया था, प्याजे जी ने भी दिया था, प्याजे जी ने संज्ञानात्मक भी दिया था। देखो प्याजे जी ने ना सिर्फ 2 हिस्सों में बांट दिया, कह रहे हैं कोलबर्ग की तरह इतने हिस्सों में मत बांटो, सिर्फ 2 हिस्सों में बांटो, ठीक है। पहले का उन्होंने नाम रख दिया प्रायत अवस्था या स्टेज, आप कुछ भी बोल सकते हो। दूसरे का उन्होंने रख दिया स्वायत्त। नाम पढ़ो पहले, क्या क्या मैंने लिखा है, और आपको नाम का मतलब पता होना चाहिए, उसी से सब कुछ बन सकती है। प्रायत, हिट्रोनोमस, हिट्रो का मतलब क्या होता है, दूसरे होता है ना, हिट्रो नोमस, ठीक है। स्टेज, स्वायत्त, ऑटो, सबको क्या बोलते हैं, खुद को ऑटो बोलते ना, ऑटो नोमस स्टेज। 2 हिस्सों में बांट दिया। कह रहा है जो 2 से 8 साल के बच्चे हैं ना, उससे पहले तो होती ही नहीं है कुछ नैतिक अवस्था। प्याजे जी के सबके अकॉर्डिंग ये है कि जन्मजात किसी के अंदर नैतिक गुण होता ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जब थोड़ा थोड़ा नैतिक गुण स्टार्ट हो जाता है, वो 2 साल में होता है,
तो 2 से 8 साल के बच्चे को एक ग्रुप में डालो और 9 से 11 साल के बच्चे को अलग ग्रुप में डालो, ठीक है। उन्होंने कहा जो 2 से 8 साल का बच्चा होता है वो प्रायत अवस्था में होता है। प्रायत यानी कि दूसरे उसके ऊपर क्या रूल करेंगे, जो दूसरे ने बता दिया ना वो बता दिया, जो उनके मम्मी पापा ने बता दिया ना 2 साल से 8 साल के बच्चों ने कि बेटा ये चीज गलत है, तो कुछ भी हो जाए वो चीज गलत है। खुद से वो कुछ नहीं सोचेंगे, खुद का, क्योंकि दिमाग इतना होता ही नहीं इतने छोटे बच्चे में, खुद से क्या वो सोचेंगे नैतिक मूल्यों के बारे में। तो जो मम्मी पापा ने बता दिया बेटा ये चीज गलत है, तो गलत है, क्योंकि मम्मी पापा ने ये बात बोली है, घर परिवार ने ये बात बोली है, ठीक है। तो परायों पर, दूसरों की सुनते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये है ना। नैतिक विकास के लिए क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरा बात जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, बस वही बता रही हूँ। तो इसमें एज आ जाती है 2 से 8 साल, कई जगह यहाँ पर 4 से 7 साल भी दी हुई है, वो एक आधी बुक में मेन जो है 2 से 8 साल दी हुई है। अगर ऑप्शन में 2 से 8 साल नहीं है और 4 से 7 साल दी गई है तो इस पे भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन अगर 2 से 8 साल है तो पहले इसी पे टिक कर लो, ठीक है। क्योंकि जो वो है ना मानक बुक्स जिसको बोलते हैं ना स्टैंडर्ड बुक्स, उसमें 2 से 8 साल दी गई है, ठीक है। दूसरों पर निर्भर रहेगा, दूसरों की बातों को क्या करेगा, रियल मानेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या नाम है, इसको मोरल रियलिज्म एज भी बोलते हैं, है ना। मोरल रियलिज्म स्टेज भी इसका नाम है, ठीक है। मोरल यानी कि नैतिक वास्तविकता की अवस्था, यानी कि यहाँ पर क्या खुद का कुछ वो नहीं करना, दूसरों ने जो बता दिया उसी चीज को क्या मानेंगे, रियल वो मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दबाव की भी अवस्था रहती है एक तरीके से, है ना। दूसरों का प्रेशर भी रहता है कि नहीं ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करना, तो बच्चा वैसे ही करने की कोशिश नहीं करेगा, वो डरेगा। तो एक तरीके का यहाँ पर क्या है, दबाव भी बच्चों पर रहता है, ठीक है। और दबाव को क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्ट्रेंट, है ना। तो कॉन्स्ट्रेंट स्टेज भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इतना ही इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। एक इसमें क्या होता है, सर्वव्यापी न्याय की भावना होती है इस वाली अवस्था में। क्या होती है, सर्वव्यापी न्याय। क्या होता है ये चीज, देखो अगर बच्चा सीढ़ी से, अगर बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, ठीक है, कुछ करो, उसने चोरी कर ली कुछ, और चोरी करने के बाद अगर वो सीढ़ियों से गिर जाता है तो बच्चे के दिमाग में पता क्या रहता है, तूने चोरी की थी ना, तो भगवान ने तेरे को क्या कर दिया, पाप दे दिया, ठीक है। उसे ये लगता है कि तू कुछ गलत करेगा तो तेरे साथ गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं तेरे साथ कुछ ना कुछ जुड़ के तेरे साथ वो चीज कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। ऐसे छोटे बच्चे करते हैं ना, आपने देखा हो कि भगवान ने पाप दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वव्यापी न्याय की भावना होती है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जो बस यही, ये कुछ वर्ड आ जाए तो सीधा टिक कर देना, हमारी कौन सी अवस्था है, प्रायत अवस्था है। अच्छा, इसमें ना जो बच्चा रिजल्ट पर ध्यान देता है इस वाली अवस्था में, दूसरे इंसान का कैसा भी इंटेंशन हो, कैसी उसकी नीयत हो दूसरे इंसान की, बच्चे को नहीं पता होता, ठीक है। अगर उसको टॉफी दिला दे तो उसको तो रिजल्ट मिल गया ना, परिणाम मिल गया, ठीक है, तो वो वैसा ही करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बच्चा क्या दूसरे की नीयत के बारे में नहीं सोचता, दूसरे के इंटेंशन के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि अगर उसके साथ कुछ अच्छा कर रहा है ना कोई इंसान, वो सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचता है, परिणाम के बारे में सोचता है। इसका अपोजिट स्वायत्त अवस्था 9 से 11 साल, खुद, ऑटोनमस स्टेज, यानी कि स्वायत्त, खुद से सोचना शुरू कर दिया है बच्चे ने, क्या करना शुरू कर दिया, अब उसकी इंटरनल फीलिंग हो गई है, अब वो खुद से सोचने लग गया कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। जैसे यहाँ पर बच्चा गिर गया तो ये सोच रहा था ना भगवान ने किया है ये सब कुछ, यहाँ पर बच्चा ये सोचेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा पैर फिसला है इसलिए मैं गिरा हूँ, भगवान की वजह से मैं नहीं गिरा। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे के अंदर इंटरनल मोरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इंटरनल मोरल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है। अब दूसरों पर निर्भर नहीं है, खुद पर निर्भर है, खुद की सोचता है, खुद की मानता है, क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है। इसका अपोजिट ये मान लो, अब वो दबाव महसूस नहीं करता, ठीक है। और सही है, यहाँ पर तो बच्चा ये सोचता है कि जो मम्मी पापा या परिवार वालों ने बोल दिया वही ठीक है, वही नैतिक गुण है। लेकिन यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा खिलाफ भी होना शुरू कर देता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग हो जाती है। यहाँ पर सर्वव्यापी न्याय की भावना नहीं होती है, यहाँ पर होती है और यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था, तो मुझे लगा नैतिक विकास का आपका कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या है 2 सिद्धांत करवाए हैं, एक कोहलबर्ग का करवाया है मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एक ये वाला करवाया है क्या प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। कहीं से अगर कुछ टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।